मैंने राज ठाकरे को आज तक भगवे रंग के गमछे या लाल रंग का शर्ट भगवा समहाव भगवा में देखा है। मैंने परसों पहली बार उन्हें नीले कुर्ते में देखा। और मैं आपको एक चीज कह देता हूं, ये बहुजन समाज का जो वोट लेने का उनका शगुफा है, देखिए समाज कोई बेवकूफ नहीं रहा। वो दिन गए, लद गए वो दिन। सबको सब कुछ दिखता है, चाहे वो महाराष्ट्र की पब्लिक हो, चाहे वो मुंबई की हो। आपके सिर्फ नीले रंग के कुर्ते पहन लेने से आपके विचारधारा वो नहीं ये कर पाओगे। एमएनएस एक बहुत स्ट्रांग पार्टी हो, पर अगर आप मैथमेटिक्स और आंकड़ों पे आते हो, लोकसभा 0, राज्यसभा 0, लेजिस्लेटिव असेंबली 0, लेजिस्लेटिव काउंसिल 0, और जहां तक मुझे याद है एक ही सीट है अभी उनके पास बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो देखिए क्राइसिस से तो एमएनएस गुजर रही है, मराठी तो कभी क्राइसिस में थी ही नहीं। देखिए मेरा ये कहना है कि जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, जिसमें से अभी महाराष्ट्र से अनिवार्य शब्द हटा लिया गया है, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। देखिए ये जो अनिवार्य शब्द हटाया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो मराठी समाज के या मराठी लोगों के मन में डर था कि ये जो अनिवार्यता है, इसे अनिवार्यता को थोप दिया जाएगा और हमें अंततः हिंदी को ही प्रधानता देनी पड़ेगी, वो तो हट चुका है। तो जहाँ तक आप अगर बात कर रहे हैं इस बात की कि हिंदी, जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं मिथिला क्षेत्र से आता हूँ। हमारे यहाँ की जो भाषा है वो मैथिली है, हम हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश तो है ही। अगर 3 लैंग्वेज पॉलिसी से जाएं तो देखिए मेरा ये बदनसीबी कह सकते हैं कि मैंने मैथिली में आज तक कोई लेसन नहीं पढ़ा। मैं मैथिली बोलता हूँ, मैं अच्छी तरह से, मैं बिहार की 5 भाषाओं में थोड़ी बहुत बात कर सकता हूँ। और मैथिली क्योंकि मातृभाषा है, लेकिन मुझे ये सुख प्राप्त नहीं हुआ कि मैं 4ठी कक्षा तक भी मैथिली में लिख सकूँ। जो भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में है 22 भाषा में, और मैं वहाँ से आता हूँ और मुझे वो भाषा नहीं आती है, तो हाँ मुझे इस बात का दुख होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, कुछ जगह जैसे महाराष्ट्र में मराठी डोमिनेंस में है, तो उन्हें लगता है कहीं हमारी भाषा छिन ना जाए। अब जैसे एक बिहार से मेरे जैसा आदमी जो मिथिला प्रांत से आता है, हमें इस बात को लगता है कि हम कभी मैथिली लिख ही नहीं पाए। मैं अपनी बात बताता हूँ कि हमारे शहर में एक जगह मैथिली में कुछ लिखा हुआ था, मुझे मेरे पिताजी से पूछना पड़ा था, ये विद्यालय का नाम लिखा हुआ था। ये दुख है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र वाले हमारे भाइयों के लिए उन्हें गलत लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि यही मौका है जिससे हम अपनी भाषा को एक्सप्लोर कर पाएंगे। बिल्कुल। और देखिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात आपने करी, भारत की कोई राष्ट्रभाषा तो है नहीं, राइट? सभी भाषाएं राजभाषाएं हैं, तो वो थोपना भी कितना सही रहेगा? देखिए भारत में अगर आप ये सोचते हैं कि किसी एक भाषा से, देखिए जब सरकार ने कहा था कि हम 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाएंगे, इनका ये कहना था कि कम्युनिकेशन बेटर होगा, लोगों के जॉब के जो है अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे, कम्युनिकेशन बेटर होगा। बट जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, इस चीज़ ने एक अलग तुल पकड़ लिया है। कई बार होता है आप सोच के कुछ और लाते हैं, बन कुछ और जाता है। जैसे आपको याद होगा गरीबी हटाओ का नारा हटाना पड़ा था, गरीबी उन्मूलन का नारा, क्योंकि इसने अलग रुख ले लिया था इंदिरा गांधी के टाइम में। आप जो एक कह रहे हो कि कम्युनिकेशन, रोजगार के अवसर खुलेंगे, तो इस न्याय से अगर मैं बात करूं तो मराठी को असल में तो यूपी और बिहार में लागू कर देनी चाहिए, नहीं कंपलसरी लागू करनी चाहिए। क्योंकि देखिए मैक्सिमम लोग मुंबई से, महाराष्ट्र से लोग यूपी बिहार काम करने नहीं आते, ये आपको समझना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग जाते हैं यूपी बिहार झारखंड बंगाल से महाराष्ट्र जाते थे। तो अगर आप ही की बात को अगर मैं कोट करूं तो इस न्याय से मराठी कंपलसरी करनी चाहिए आपके राज्यों में। देखिए ये सवाल जो आपने किया है ना कि मराठी कंपलसरी कर देनी चाहिए, ये तमाचा है उन सरकारों पे जो इतने दिन तक रही, वेदर बिहार हो झारखंड हो, और फिर भी हमें इतना संपन्न ना बना सकी कि हम अपने यहाँ मैथिली बोल के इंडस्ट्री में जा सकें। आप समझ रहे हैं? मतलब मेरा ये कहना है कि ये जो आज जो आपने याद होगा 50s से 90s तक के दौर में चला था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसकी वजह से आप इंडस्ट्री कहीं भी हो, आप समंदर के किनारे इंडस्ट्री लगा लो और कोयला उठा के ले जाओ, तब के बिहार अब के झारखंड से, और उसमें आपको सब्सिडी देगी सरकार। तो आपने इंडस्ट्री लगा ली समंदर के किनारे, और क्यों लगाया आपने समंदर के किनारे? शिपमेंट आसान हो जाएगा। तो इससे जो घाटा हुआ है ना, उस घाटा से हम आज तक इतना जूझ रहे हैं कि हर एक बार हम कहते हैं कि फ्रेट पॉलिसी ने हमें बर्बाद किया, और उस फ्रेट पॉलिसी को एनकाउंटर करने के लिए एक पॉलिसी नहीं ला सकी सरकार, जिससे कि मैं बिहार से आता हूं, जिससे मैं ये कह सकूं कि उस पॉलिसी के काउंटर में हमारी बिहार सरकार ने कुछ उद्योग लगाए जिससे कि हम पलायन रोक सके। मतलब मुद्दा आपका ये है कि ये जो पलायन है, आखिर आपने जो ये कहा कि मराठी सीखनी चाहिए, यानी कि पलायन एक कंपलसरी हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो है माइग्रेशन हो रहा है। और यही बात राज ठाकरे भी बोलते हैं कि वो ये कहते हैं कि भाई
अगर यहाँ पे वही उन लोगों को रोजगार मिल जाए तो ये आएंगे नहीं, किसी और शहर में नहीं जाएंगे। देखिए, मैं अब अगर आप राज ठाकरे पे आ रहे हैं तो मैं एक बार आता हूँ। अभी 4 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी। देखिए, बीइंग एन एस्पायरेंट मैं छोटी छोटी चीज़ों पे देखता हूँ। मैंने राज ठाकरे को आज तक भगवे रंग के गमछे या लाल रंग का शर्ट भगवा समहाव भगवा में देखा है। मैंने परसों पहली बार उन्हें नीले कुर्ते में देखा। और मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ, ये बहुजन समाज का जो वोट लेने का उनका शगुफा है, देखिए समाज कोई बेवकूफ़ नहीं रहा। वो दिन गए, लद गए वो दिन। सबको सब कुछ दिखता है, चाहे वो महाराष्ट्र की पब्लिक हो, चाहे वो मुंबई की हो। आपके सिर्फ नीले रंग के कुर्ते पहन लेने से आपके विचारधारा वो नहीं ये कर पाओगे आपकी मेरा विचारधारा बदल गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। एक ऐसी पार्टी, देखिए हो सकता है, मैंने आपसे कहा ना कि आप अगर पॉलिटिक्स पे आए हो सकता है एमएनएस एक बहुत स्ट्रांग पार्टी हो, पर अगर आप मैथमेटिक्स और आंकड़ों पे आते हो, लोकसभा 0, राज्यसभा 0, लेजिस्लेटिव असेंबली 0, लेजिस्लेटिव काउंसिल 0, और जहां तक मुझे याद है एक ही सीट है अभी उनके पास बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो देखिए, क्राइसिस से तो एमएनएस गुजर रही है। मराठी तो कभी क्राइसिस में थी ही नहीं। मराठी तो कभी क्राइसिस ना हो सकती है, क्योंकि वो एक भाषा है, वो धीरे धीरे फूल के तरह ऊपर आएगी। दूसरा, अभी रिसेंटली मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, जैसा कि मैंने बताया था। ये मराठी के उत्थान को, इसको कहते हैं मराठी के उत्थान की ओर कदम। आपको अगर भाषा बुलवानी है ना मुझसे, अगर भगवान बुद्ध ने एक हाथ पकड़ के कहा होता तुम बुद्धिस्ट बन जाओ, कोई बुद्धिस्ट नहीं बनता। भगवान बुद्ध ने इतनी अच्छी जो फिलॉसफी दी, इतना अच्छा तरीका बताया जीवन जीने का, लोगों ने अपने धर्म त्याग दिए भाई साहब। सिर्फ इसलिए त्याग दिए कि उन्हें बुद्धिज्म में जीवन का प्रकाश दिखने लगा, और इसको कहते हैं रियल मोटिवेशन। एक मैंने कहीं पढ़ा था, मेरे एचओडी इंजीनियरिंग कॉलेज में बोला करते थे कि अंडा अगर अंदर से फटे तो चूजा, बाहर से फटे तो ऑमलेट। आप बाहर से फाड़ के जो चूजा निकालने की बात कर रहे हो ना, ये लॉजिक मुझे राज ठाकरे साहब का बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूं कि राज ठाकरे मुंबई की पब्लिक के लिए अच्छा करेंगे, चाहे वहाँ मराठी हो या नॉन मराठी स्पीकिंग हो, बट द पॉइंट इज एट व्हाट कॉस्ट। आप देखिए, आप बात समझिए, आप किसी दूसरे प्रांत से हैं, ये भाई किसी दूसरे प्रांत से हैं, मैं कहीं से हूँ। अगर हम तीनों को समन्वय रखना है, हम चावल दाल वाले संबंध वाले लोग हैं, तो हमें तो अपने लेवल पे स्टेबिलिटी रखनी होगी। इस भाई साहब ने कहा कि वो एक वीआईपी लेन होती है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, एक हमारा लेन होता है। ये तो शोषित और शोषण वाले वर्गों वाली बात होगी। तो मेरा मानना है मराठी सीखने में कोई बुराई नहीं है। मुझे आज आप मराठी का ABCD सिखाइए, मैं बैठ के सीखूंगा, लेकिन आपका तरीका क्या है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि सर आपने कहा ना कि जो वहाँ पर नॉनवेज, देखिए भोजन हमेशा से एक बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि आदमी का पर्सनल इशू रहा है। मुझे चावल पसंद हो सकता है, आप रोटी खा सकते हैं। हो सकता है ये भाई साहब हरियाणा से हैं, ये घी खाते होंगे, मैं घी नहीं खाता हूँ। ये एक पर्सनल चीज़ को ना आप जिस तरह से एक मुद्दा बना रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए मराठी वाले लोग जो हैं हमारे, उनको वहाँ घर नहीं दिया जा रहा है, ये एक ऐसा पॉइंट है ना जहाँ पर किसी को भी गुस्सा उठेगा। और यहाँ पे अब सरकार का काम आता है, आप उस चीज़ को कोई मैटर बैठ के सॉल्व कीजिए, भड़काइए मत। आपका घर है, आप सुंदर बनाइए, भड़काने से नहीं होगा। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। अगर कोई मराठी हमें सिखाना चाहे तो हम सीखेंगे, और शायद यही एक बदलते भारत के युवाओं की तस्वीर है, और यही उनकी सोच भी।